नमस्कार, स्वागत है आप सबको आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। हम आपके लिए फिर से वही चीज़ जो शुरुआत किए हुए हैं उसी के सिलसिला का अगला कड़ी लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। और आज हमारा टॉपिक ज्योग्राफी का है, वन शॉट जैसा कि हम लेकर के चल रहे हैं। मेरा प्रयास है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले तक आपको हम वन शॉट के सारे टॉपिक आपके कम से कम एक बार रिवीजन के तौर पे आपके जहन में बैठा दें, आपके दिलो दिमाग में बैठा दें, ताकि एक बार अगर आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो आप इसके माध्यम से उसको पढ़ भी सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी चल रहा है, उसी में ज्योग्राफी का जो बुक 2 है यानी इंडिया वाला, उसी बुक 2 का पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व और संगठन, यानी जिसको आप पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन के कंपोजिशन के नाम से जानते हैं। उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में, क्या क्या जानना है इस चैप्टर में। तो अगर आप नए हैं तो जितने भी प्लेलिस्ट में डाले गए वीडियो हैं आप प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा। एमसीक्यू का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और वन शॉट का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी मतलब टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। परीक्षण टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, सब सारे बच्चों के लिए फ्री है। अगर बच्चे अपने आप को आकलन करना चाह रहे हैं, अगर बच्चे पटना में हैं, अगर वो चाहते हैं कि एक टेस्ट सीरीज दे करके अपनी वो स्थिति को जान ले, पहचान ले, तो उनके लिए एक सुविधा अवेलेबल है। परीक्षण टेस्ट सीरीज के नाम से हम लोगों ने चलाया है, जो फ्री है सारे बच्चों के लिए। और अभी एक पेपर इसका हुआ है, नेक्स्ट पेपर जो है अभी पॉलिटी का होने वाला है इस संडे को। सप्ताह में 2 और एक सप्ताह 2 सप्ताह के बाद फिर 3 कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ। चलिए क्या है चैप्टर में पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे, सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा का बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का बात करेंगे, डेंसिटी पॉपुलेशन ग्रोथ का बात करेंगे, रीजनल वेरिएशन का बात करेंगे और पॉपुलेशन कंपोजिशन का बात करेंगे। यानी कि परिचय, उसका डेटा, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता और जनसंख्या की संरचना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन होता क्या है। सबसे पहला हमारा टॉपिक यही है कि जनसंख्या होता क्या है। पहले इस पे बात कर लेते हैं, क्या होता है जनसंख्या। पीपल इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी कि लोग व्यक्ति जनसंख्या की एक छोटी इकाई है और यह सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। दुनिया में आपके पास जितनी भी संपत्ति है सब फीका है, सिवाय अगर आप मानव नहीं है, अगर आप इंसान नहीं है, अगर आप पॉपुलेशन में काउंट नहीं आते हैं तो आपका कोई मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब जो किसी क्षेत्र के पास हो सकती है, क्योंकि मानव संसाधन के रूप में यह राष्ट्र के विकास का योगदान होता है। मतलब आपके पास संसाधन है भी तो उसको विकसित कौन करेगा। संसाधन आपके पास नेचुरल है, उसको कन्वर्ट कौन करेगा। अगर आपके पास नेचर में दिए गए संसाधनों को कन्वर्ट करने वाला कोई नहीं है तो फिर आपके यहाँ नेचर होने से कोई फायदा नहीं है। यानी सोचिए, आज से करोड़ों साल पहले अगर कोल बन चुका था तो 200-300 साल 400 साल पहले जो हम कोल का इस्तेमाल करना शुरू किए, यानी इससे पहले जो थे हम, हमारे पास जो उतनी संसाधन होने के बावजूद भी हमारे पास वो बुद्धि नहीं थी, ताकत नहीं थी, फिर भी हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमने मानव को संसाधन बनाया, संसाधन बना के तकनीक को बढ़ाया, तकनीक को बढ़ा करके हमने अपने उस दिए गए रिसोर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे हमारा लाइफ और आसान होते चला गया। मानव वही होता है, मानव संसाधन वही होता है जो दिए गए रिसोर्स को कन्वर्ट कर ले और अपने लाइफ को आसान बना ले, अपने लाइफ के स्तर को ऊंचा कर ले, अपनी इक्वल जो लाइफ की क्वालिटी है उसको एनहांस कर ले। यही होता है मानव विकास, या सॉरी मानव के डेवलपमेंट के बाद, सॉरी क्या बोलते हैं, मानव संसाधन के बारे में। जनसंख्या का डेटा सोर्स क्या कहता है, भारत में अब मानव के लिए काउंट होना शुरू हुआ कि कितने मानव हैं, कहाँ कहाँ मानव है, कितनी क्या क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, कहाँ पर कम है, कहाँ ज़्यादा है, क्यों कम है, मेल कहाँ है, फीमेल कहाँ है। तो इसके लिए सेंसस कराया जाता है, जिसको आप जनगणना कहते हैं। इसकी शुरुआत भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, 1881 से। वायसराय लॉर्ड मेयो थे, उनके समय से ये शुरू हुआ था। हालांकि पहला सेंसस आपसे पूछा जाए तो 1872 में हुआ था। ये पूर्णतः सही नहीं था। पूर्णतः जो डेटा हमें मिला, पूर्णतः जो डेटा मिला वो मिला कब से, 1881 से। स्वतंत्रता के बाद जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंदर दिया गया, यानी कि जो हमारा होम मिनिस्टर होता है वो क्या करेगा, पॉपुलेशन का सेंसस जो है वो करवाएगा और कराने के साथ साथ उसको आपको रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। फिर इसके बाद यह जनगणना आयुक्त के कंधे पर इसको दे दिया गया। 2011 के जनगणना के अनुसार, यानी कि हर 10 साल के बाद, 1881 से हर 10 साल के बाद, याद रखिएगा इस, यानी 1881 से हर 10 साल के बाद क्या होता है कि जनगणना कराया जाता है। लेकिन साल 2021 आया, जहां पर आपको पता होगा कोरोना जैसी स्थिति बन गई थी, उसकी वजह से सरकार ने इसको डिले कर दिया और 2021 में ना होकर के शायद अब 25 में जनगणना होने वाली है। तो हर 10 साल के बाद की जाती है। तो आपके बोर्ड के हिसाब से कौन सा सवाल बन सकता है, क्योंकि 2021 में तो सेंसस हुआ नहीं है।
तो 2011 में सेंसस हुआ है और 2011 के सेंसस को ही आपको ध्यान रखना है। 2011 के सेंसस का डेटा ही आपको मेंशन करना है। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1210 मिलियन, इसका मतलब हो गया 121 करोड़ जिसको आप बोलते हैं, यानी 1 अरब 21 करोड़ जो है भारत की आबादी है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे जनसंख्या का वितरण कहाँ कहाँ है, तो आप पता होना चाहिए आपको कि यह बताता है कि जनसंख्या किस हद तक फैली हुई है, यानी कि इस डिस्क्राइब टू द स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन ओवर द स्पेस, यानी भारत में आबादी किस तरीके से बटी हुई है, कहाँ कहाँ बटी हुई है। आपको ये भी पता होगा कि भारत की जो पूरी क्षेत्र है वह एक जैसी नहीं है, कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं आइलैंड है, कहीं डेजर्ट है। अब हर जगह क्या आपकी आबादी एक जैसी होगी, तो कहिएगा नहीं। तो पूरी आबादी को जब हम कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि जो मैदानी भाग है ये सुटेबल है हमारे लिए। मैदानी भाग में हमारी लाइफ आसान है, मैदानी भागों में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को कर सकते हैं, मैदानी भागों में हम परिवहन की सुविधाओं का विस्तार कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब मैदानी भाग मानव के मतलब एक तरीके से विकास करने के लिए या मानव के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है मैदानी। इसलिए देखिए लिखा भी होगा कि मैदानी और तटीय क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक आबादी वाला है। यही आपसे सवाल पूछ दे क्यों, तो आपको आराम से बता दीजिएगा। कुल जनसंख्या का 76%, सोचिए पूरी आबादी का 76% पॉपुलेशन जो है वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, है ना, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक में रहता है। सोच लीजिए इसमें आपको मैक्सिमम जो जगह मिलेगा, कुछ जगहों को छोड़ दीजिए तो मैक्सिमम जगह आपको प्लेन वाला सतह मिलेगा। जैसे आप बिहार ही पकड़िए, यूपी पकड़ लीजिए, बताइए यूपी की आबादी 20 करोड़ प्लस है, बिहार की आबादी 10 करोड़ प्लस है, 20 10 30 करोड़, सोचिए दो ही राज्य मिला करके हो गए। बंगाल आ जाइए, 8 9 करोड़ बंगाल की आबादी है। सोचिए अब ये सब मैदानी भाग है, तो मैदानी भाग अपेक्षाकृत अन्य भागों का बेहतर होता है आबादी के निवास करने। उत्तराखंड आप चले जाइए जो पहाड़ी एरिया है, आ जाइए 0.8, जम्मू कश्मीर चलिए 1.04, अरुणाचल प्रदेश 0.11। अब सोचिए कितनी आबादी। अब इन सबको मिला लिए तो 76%, और एक तरफ हम पहाड़ी एरिया जैसे ही गए हमको आबादी सीधा एकदम कम मिल गया। इसका कारण क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर पठारी क्षेत्रों में वैसी सुविधा नहीं होती है जैसे सुविधा आपको मैदानी भाग में होती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड क्या है हमारा, उसको देखते हैं। कारण क्या है, अब सवाल वही आया कि क्या कारण है कि आबादी वहां पर कम और वहां पर ज्यादा है। तो इसका पहला भौगोलिक यानी जोग्राफिकल फैक्टर। जोग्राफिकल फैक्टर ये है कि मैदानी भाग में भूभाग जो है वो कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं, तो रहने में हमें आसान होता है। दूसरी बात, आप घर में देखिए ना, उबड़ खाबड़ हो, पूरा इधर डगड्ढा, इधर वो मतलब ऊंचा, इधर ऐसे हो, मिट्टी का घर हो और जैसे तैसे हो, आपको रहने में बहुत मुश्किल हो। लेकिन वही अगर आप प्लास्टर करा दे, आप फर्स्ट क्लास उस फर्श पे आप वो लगा दें, संगमरमर लगवा दें, फर्श पे फर्स्ट क्लास क्या करें आप टाइल्स लगवा दें, मोजाइक लगा, जो आपको लगा दे, कितना आसान हो जाएगा आपका लाइफ। सोचिए पानी की उपलब्धता यहाँ आसान है, मतलब आप यहाँ पे आसानी से पानी का यूज कर सकते हैं, यानी पानी आपके लिए आसानी से यहाँ मिल सकता है। उसके बाद मिट्टी जो है उसकी लवणता बनी हुई, मतलब मिट्टी में उर्वरा शक्ति बनी हुई, मिट्टी की उर्वरा शक्ति की वजह से खेती हो पाती है, इसलिए कई लोगों का जीवन का आधार बन जाता है। और साथ ही साथ पहाड़ वगैरह, यानी पहाड़ मतलब यानी कि ज्योग्राफिकल में आपको माउंटेन एरिया जब चले जाएगा तो वैसी स्थिति आपको नहीं मिलेगी। तो कहीं पर प्लेन, कहीं माउंटेन, कहीं प्लेट्यू, इसके पीछे कारण क्या है, भौगोलिक। दूसरा सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, स्वच्छता। आपको पता होगा कि हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा है, हमारे जीवन के लिए स्वास्थ्य जरूरी है, हमारे जीवन के लिए सफाई जरूरी है। तो स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छता, इन सब के चलते हमारे सामाजिक जीवन भी आसान होती है। इस वजह से हम कहीं ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, कहीं पर कम रहना। यहाँ जहाँ शिक्षा ज़्यादा होगा, जहाँ स्वास्थ्य बेहतर होगा, जहाँ सुविधाएं बेहतर होगी, वहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी। इसके अलावा आर्थिक, जहाँ रोजगार ज़्यादा होगा, जहाँ पर हमें अवसर की सुविधा ज़्यादा हो, जहाँ पर बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो, वहाँ पर हम ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। ऐतिहासिक चलिए तो कोई ऐतिहासिक केंद्र होता है जहाँ पर पहले से इतिहास रह रहा है, तो वहाँ पर आबादी अच्छी है क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं बेहतर बनी हुई है। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कहीं पर कम और कहीं ज़्यादा आबादी रहेगी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अब सवाल आता है कहीं अगर आबादी ज़्यादा है, कहीं आबादी कम है, तो उसको तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जान लिया, लेकिन सवाल है कि कम क्षेत्र में कितनी अधिक आबादी, ज़्यादा क्षेत्र में कितनी अधिक आबादी रह रही है। यानी कम और ज़्यादा, ज़्यादा और कम दोनों को एक साथ जोड़िएगा। क्षेत्रफल ज़्यादा, आबादी कम, क्षेत्रफल कम, आबादी ज़्यादा। तो इस तरीके से अगर हो तो उनको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक टॉपिक चुना जिसका नाम है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जिसका मतलब, जिसको जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, यानी कि एक्सप्रेस इन द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्र में। और प्रति इकाई क्या होता है, 1 किलोमीटर के
रेडियस में, याद रखिएगा क्या, 1 किलोमीटर के रेडियस में, 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्रफल में, सॉरी रेडियस हमने बोल दिया, 1 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई में कितनी आबादी निवास कर रही है, इसका जब हम काउंट करते हैं तो ये काउंट किया जाना क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी 382 व्यक्ति, याद रखिए 382 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहा है। और जो स्वतंत्रता के बाद 200 तक बढ़ गया। सोचिए, स्वतंत्रता के पहले लगभग लगभग 180-82 के आसपास में था, 170 के आसपास में था, जो कि आबादी बढ़ी। स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से आबादी बढ़ी। क्षेत्रफल तो वही रह गया भारत का, लेकिन उसमें आबादी बढ़ गई। तो क्षेत्रफल वही हो और आबादी बढ़ जाए तो जनसंख्या घनत्व में आपको वृद्धि देखने को मिल सकता है। तो 2011 के अनुसार एमसीक्यू बन गया आपका, 2011 के अनुसार भारत की जनगणना घनत्व, ये जनसंख्या घनत्व कितनी थी, 382। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, दिल्ली का। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, दिल्ली का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, आपको अरुणाचल प्रदेश का। क्लियर है, रीजन आपको ऊपर ही बताया गया, क्यों ज्यादा है क्यों कम है। तो चलिए, इतना दूर समझने में कोई दिक्कत। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, दिल्ली का है। और अगर राज्य में पूछ दे, ये तो हो गया यूटी, सॉरी ये तो यूटी हो गया, लेकिन अगर राज्य पूछ दे तो राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन है, वो बिहार है। ठीक है, अगर राज्य पूछ दे तो कौन है, बिहार है। लेकिन अगर आपको पूरे ओवरऑल यूटी और राज्य दोनों को एक साथ पूछे, यानी जनसंख्या घनत्व में आपको दोनों एक साथ पूछे, तब कौन हो जाएगा, आपको तब हो जाएगा दिल्ली। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। फिर है आपका टॉपिक जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है। जैसे आपने जनसंख्या घनत्व क्या पढ़ा कि एक क्षेत्रफल में, मतलब एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि का मतलब है दो समय अंतराल के बीच, दो समय अंतराल के बीच में, जैसे 2011 से 2021 के बीच, 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ, यानी चेंजेज ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2 ईयर्स। यानी बिटवीन 2 ईयर्स का मतलब हो गया कि 2 साल के अंतराल में कितनी जनसंख्याओं में परिवर्तन देखने को मिला। अगर वो परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसे हम जनसंख्या घनत्व के, जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। यानी जनसंख्या वृद्धि क्या है, जरा गौर करिए। इसे दो समय बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन, चेंजेस को हम दर्शाते हैं, परिभाषित करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये चेंज को दर्शाता है कि बढ़ा या घटा, बढ़ा या घटा, परिवर्तन को दर्शाता है। वृद्धि शब्द दिया, इसका मतलब एकदम बढ़ता हुआ दिखाएगा, चेंजेस को दिखाएगा, परिभाषित किया जाता है। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। यानी हर वर्ष जितनी आबादी है उसका 1.64% आबादी बढ़ रहा है। हर वर्ष जितनी आबादी है उसका 1.64% बढ़ रहा है। इसके दो घटक है, यानी किस वजह से बढ़ता है, तो इसके दो कारक है, प्राकृतिक कारक और प्रेरित, यानी कि जिसको आप नेचुरल फैक्टर के नाम से जानते हैं और इंड्यूस फैक्टर के नाम से जानते हैं। यानी कि पूछा जाए कि विच टू मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी ऐसे दो कारक का नाम बताइए जो जनसंख्या वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। तो उसमें पहला कहिएगा प्राकृतिक कारक, दूसरा कहिएगा इंड्यूस्ड। अब कहिएगा सर प्राकृतिक कारक क्या होता है, तो भैया कहीं भी जनसंख्या में वृद्धि या कमी कुछ भी होगा तो किस पर डिपेंड करेगा, हमारे मृत्यु दर पे, हमारे जन्म दर पे। यानी जन्म दर अधिक, मृत्यु दर कम तो आबादी बढ़ेगा। अगर मृत्यु दर अधिक, जन्म दर कम तो आबादी घटेगा। तो यानी कि ये जो चेंजेस हो रहा है ये नेचुरल हो रहा है। यानी नेचुरल का मतलब हो गया कि इसमें हम आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं। मानव आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। जन्म दर मृत्यु दर चूंकि नेचुरल फैक्टर है इसलिए इसको हम लोग नेचुरल में रखते हैं। यानी डेथ रेट एंड बर्थ रेट, यानी डेथ रेट और बर्थ रेट जो है वो दिखाता है, यानी कि पर ईयर में कितना बर्थ है कितना डेथ है, उसको हम जिस रेशियो से दिखाते हैं उसको बर्थ रेट और डेथ रेट के नाम से जानते हैं। और दूसरा कारण है प्रवास। जैसे आप बिहार से छोड़ के यूपी चले गए, यूपी को छोड़ के आप पंजाब चले गए, इवन कि आप इंडिया छोड़ के जापान चले गए, इंडिया छोड़ करके यूएस चले गए, इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो भैया आप भारत छोड़े तो छोड़े मतलब आबादी घट गया, जहां गए वहां बढ़ गया। तो ये आपके आने जाने से, ये नेचुरली नहीं हो रहा है, ये आपके मूवमेंट से हो रहा है। इसलिए प्रवास इसका दूसरा कारक हो जाता है। प्रवास दो तरीके के होते हैं, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे आपको। माइग्रेशन इनवर्ड आउटवर्ड, यानी कि इसको हम दो कारकों के तौर पे देखते हैं। तो ये स्लाइड में क्या था आपका कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि दो समय अंतराल के बीच आबादी में हुए परिवर्तन को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं या जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा। इसके दो कारक हैं, एक हो गया पहला क्या हो गया बताइए, पहला हो गया प्राकृतिक कारक, दूसरा हो गया प्रेरित कारक। अब एक और सवाल आएगा कि जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो 1.6%। अब क्या है कि भैया आबादी इतनी तेजी से भारत में बढ़ती चली गई कि बहुत जल्दी आबादी डबल हो जा रही है।
सोच के देखिए, इतनी तेजी से, पहले इतनी तेजी से दुनिया में आबादी नहीं बढ़ा करती थी, अब आबादी क्या हो रहा है कि इतनी तेजी से बढ़ गई कि आबादी तुरंत डबल हो जाए। क्यों? क्योंकि आबादी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो जनसंख्या दोगुनी होने का समय, यह वह समय होता है जो जनसंख्या को अपनी वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर से दुगुनी होने में लगे। यानी कि यह वह समय है जो जनसंख्या को अपनी वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर से दुगुनी होने में लगता है। यानी कि इट हैज टाइम टू टेकन बाय पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ टू करंट एनुअल ग्रोथ रेट। यानी जिस ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसका डबल हो जाना, यानी जितनी आबादी पहले थी उसका दुगुना हो जाना। अगर एक आबादी थी तो दो हो जाना, दो थी तो चार हो जाना। तो वृद्धि बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा बताइए, दोगुना होने में समय कम लगेगा। वृद्धि कम रहेगा, दोगुना होने में समय ज्यादा लगेगा। अब उसी का फेज दिया गया, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ का 4 फेज होता है। यानी आबादी सब समय में अधिक नहीं बढ़ा है, आबादी कुछ समय में बहुत बढ़ा है, कुछ समय में कम बढ़ा है। तो कब ज्यादा बढ़ा, कब कम बढ़ा, इसको लेके थोड़ा हम डिबेट कर लेते हैं। देखिए, आप फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पॉपुलेशन परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि के कितने फेज हैं, तो 4 फेज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला फेज बात करेंगे चरण 1। चरण 1 का फेज क्या है? 1901 से लेकर के 1921, यानी इसमें स्थिर वृद्धि रही है, या वृद्धि के स्थिर चरण के रूप में इसको संदर्भित किया जाता है। स्थिर वृद्धि इसलिए क्योंकि आप कह सकते हैं कि रेफर एज द स्टैंड ग्रोथ ऑफ द स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि इसमें लो ग्रोथ हुआ, निगेटिव बर्थ और हाई बर्थ रेट, यानी इसको कम वृद्धि कहते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म दर कम था और उच्च मृत्यु दर था। यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर को लेकर के हम इसको जानते हैं। यानी इसमें आपको जन्म दर थोड़ा ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई छोटी मोटी भी बीमारी हो गई तो डेथ हो जाता था। छोटा मोटा भी अगर मान लिए किसी तरीके का कोई कंडीशन ऐसा हो जाता था जिसमें थोड़ा सा भी अगर इफेक्टिव हुए या किसी बीमारी से आप इफेक्ट हो गए तो आप डेथ कर जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास मेडिकल सुविधा नहीं था, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग बीमारियों को लेकर के उतने जागरूक नहीं थे, लोगों के खान पान को लेकर के उतना ज़्यादा हाइजीनिक नहीं थे। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता था। देखिए दिया है क्या कारण था, तो खराब स्वास्थ्य होता था, सफाई अच्छी नहीं होती थी, स्वच्छता और चिकित्सा का सुविधा नहीं था, अकुशल सार्वजनिक जो है वितरण प्रणाली थी, निरक्षरता बहुत ज्यादा था, बुनियादी सुविधाओं में कमी थी। इस वजह से उस समय क्या होता था कि आपको ज्यादा आबादी में वृद्धि देखने को नहीं मिला। फेज नंबर 2 में आइएगा। फेज नंबर 2 में क्या हुआ कि हमने कई क्षेत्रों में डेवलप कर गया, यानी धीरे धीरे हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास करना शुरू कर दिया। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मृत्यु दर हल्का हल्का कम होना शुरू हो गया। यानी विकासात्मक गतिविधियों की शुरुआत होने के कारण आर्थिक मंदी के बावजूद भी जनसंख्या में स्थिर वृद्धि और सुधार की अवधि के रूप में माना जाता है। यानी फिर भी आप कह सकते हैं कि ज्यादा पॉपुलेशन में परिवर्तन आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा मृत्यु दर को कमजोर किया, मतलब मृत्यु दर को थोड़ा कम किया, और जन्म दर थोड़ा बहुत अभी भी ऊपर नीचे ही हो रहा था, यानी कहने में कभी कम कभी ज्यादा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परिवर्तन में ज्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। फेज 3 में हम सबसे ज्यादा बात करेंगे, गौर करिए, जनसंख्या विस्फोट इसी को कहते हैं। फेज 3, और फेज 3 कब से कब तक है? 51 से 80 तक है। फेज 2 कब से कब तक था? 21 से 51 तक था। फेज 3 कब से कब तक है? 51 से 80। जनसंख्या विस्फोट क्यों? जन्म दर बहुत ज्यादा बढ़ गया और मृत्यु दर कम गया। क्यों? क्योंकि हमने मेडिकल फैसिलिटी की ओर काम करना शुरू कर दिया, हमने हॉस्पिटल की तरफ, हमने दवाइयों की तरफ, हमने बायोकेमिकल्स की तरफ, यानी कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर की टीम है, अलग अलग बीमारियों के लिए अच्छी अच्छी दवाइयों बनाने को लेकर के जागरूक हो गए। तो इस वजह से मोर्टेलिटी रेट में डाउन आ गया और फर्टिलिटी रेट अभी भी हाई था। यही वजह था कि थर्ड में यानी तीसरी चरण में हमें आबादी में विस्फोट देखने को मिला। यानी जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस ईयर को, किस फेज को हम जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं, तो फटाक से आप बता दीजिएगा किस एज को, किस फेज को? 1951 से 1981 को। मृत्यु दर में कमी आ गई, स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार आ गया, औद्योगिक विकास होना शुरू हो गया, प्रवास बहुत तेजी से होना शुरू हो गया और विकास की दर काफी उच्च हो गई। यही वजह था कि हमारा जो क्या बोलेंगे एक तरीके का कि फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ते चला गया, मोर्टेलिटी रेट डाउन हो गया, आबादी में बहुत बड़ा गैप आ गया। इसी को हम जनसंख्या विस्फोट के नाम से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये आया फोर्थ चरण क्या होता है, जरा उस पर हम लोग गौर करते हैं। फोर्थ चरण का मतलब होता है आबादी का एकदम स्थिर हो जाना, यानी बहुत तेजी से जो बढ़ रहा था उसका रुक जाना, कम हो जाना, यानी जन्म दर मृत्यु दर दोनों दोनों डाउन हो जाना, जन्म दर मृत्यु दर दोनों का दोनों डाउन हो जाना, यानी कि स्लो ग्रोथ रेट फोर्थ फेज को कहा जाता है। फिर अप्रस्कृत जन्म दर, यानी जन्म दर भी कम गई, मृत्यु दर भी कम गई, साक्षरता दर बढ़ गया, डेवलपमेंट हो गया, लोगों का जागरूकता
बढ़ गया आबादी को लेकर, संसाधन को लेकर के, यही वजह था कि फोर्थ फेज में पॉपुलेशन स्थिर हो गया, यानी इसको फोर्थ फेज के नाम से जानते हैं। 81 के बाद हम फोर्थ फेज की तरफ मूव करते हैं। रीजनल वेरिएशन मतलब आप एक बात और जान लीजिए कि आपको अभी पीछे आपने पढ़ा कि आबादी हर जगह एक जैसा नहीं है, इसमें बहुत बड़ा आपको रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वो रीजनल वेरिएशन किस आधार पे, जरा इसको देखते हैं। यानी कहने का मतलब रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, इट हैज रेट टू पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर स्पेस। आप जानते होंगे कि हर भारत के राज्यों में पॉपुलेशन ग्रोथ एक जैसा नहीं हुआ, कहीं बहुत ज्यादा, कहीं बहुत कम, कहीं बहुत कम हुआ, कहीं बहुत ज्यादा हुआ। यानी पॉपुलेशन ग्रोथ राज्य वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसलिए लिखा है जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता। यह स्थान पर जनसंख्या वृद्धि दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, ओडिशा, पुदुचेरी जनसंख्या वृद्धि दर 20% से अधिक था। यानी कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा में 20% से अधिक था। 2011 के अनुसार पे जनसंख्या का ग्रोथ रेट जो था 20% से अधिक था। लेकिन दूसरी तरफ चलिए, उसमें सबसे कम केरला में था, 9.4 के आसपास में था। उत्तर प्रदेश आ जाइए, मध्य प्रदेश आ जाइए, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सब में आ जाइए, ये 20 से 25%, सोच सकते हैं कि ये 20 से 25% रहा, यानी यहां पर ज्यादा बना रहा। जबकि पीछे आपसे पूछ दे केरला, तमिलनाडु, है ना, पीछे आपसे पूछ दे कि केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, पुदुचेरी, क्या इन सब का ग्रोथ रेट क्या था, तो इनका ग्रोथ रेट 20% से कम था। दूसरा, केरला उसमें सबसे कम था, 9.4% था। अब दूसरी तरफ आ जाए यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सारे क्षेत्रों को पकड़िएगा तो इसका ग्रोथ रेट 20 से 25% रहा। जबकि बिगेस्ट अगर मान लीजिए कारण है क्या है, तो इसका कारण है सीधा सीधा कि इन क्षेत्रों में युवा की आबादी ज्यादा है। इन क्षेत्रों में युवा की आबादी ज्यादा है, यानी कि इसके पीछे कारण ये रहा कि युवा आबादी बहुत बड़ी थी जो अशिक्षित, अकुशल और बेरोजगार थे। यानी कि यहां पर जब शिक्षा ही नहीं मिला, जब लोगों को अवेयरनेस नहीं किया गया, लोगों को आबादी के लिए अवेयर नहीं किया जाएगा, तो याद रखिएगा लोग सीख नहीं पाएंगे कि बढ़ती आबादी से क्या नुकसान हो सकता है। शिक्षा एक मात्र ऐसी जड़ है, शिक्षा मात्र एक ऐसी लोगों के अंदर डाला गया बीज है जो दिशा, दशा, आपकी स्थिति, आपकी कंडीशन सबको सुधार सकता है। यानी सोचिए अगर कहीं आबादी बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, आप आंख मूंद करके एक लाइन कह दीजिएगा कि वहां अशिक्षा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि शिक्षा लेने से सही गलत के बीच में फर्क समझ आता है। शिक्षा को ग्रहण करने से आदमी उदार होता है, शिक्षा को ग्रहण करने से आदमी को तार्किक क्षमता में वृद्धि देखने को मिलता है, आदमी एक लेवल से ऊपर उठ जाता है। शिक्षा मिलने के बाद लॉस क्या है, गेन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये पता चल पाता है। नहीं तो निरक्षरता ज्यादा होगी तो हम मान लीजिए परिवर्तन जनसंख्या में वृद्धि ज्यादा देखने को मिलेगा, परिवर्तन में वृद्धि ज्यादा देखने, यानी विकास आपका होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि वहां पर जन्म दर आपको अधिक मिलेगा जहां इलिटरेसी होगी। आप गांव को पकड़िए, शहर को पकड़िए, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई एंटीबायोटिक दवाई है जो पूरे समाज को ठीक कर सकता है, वो एकमात्र दवाई है, वो है शिक्षा। शिक्षा का बीज, शिक्षा की दवाई हर व्यक्ति को अगर घोल घोल के पिलाया जाए, दुनिया की सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, दुनिया की सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। बस शिक्षा का बीज बोया जाए, शिक्षा की दवाई लोगों के अंदर डाला जाए, इसलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। अब क्या है कि हेंस ड्यू टू द लैक ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ सेक्स एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, लिटरेसी, एज लो एज ऑफ मैरिज, इटीसी लेट पॉपुलेशन है। अब सोचिए ये सब जो हो रहा है ना, सब और शिक्षा की वजह से हुआ। लोग की जीवन बेहतर नहीं होगी शिक्षा की वजह से, लोगों को अवसर की कमी होगी शिक्षा की वजह से, लोग यौन शिक्षा मतलब बचपन में ही लोग शिक्षा लेना मतलब या शादी कर दिया जाएगा, एजुकेशन बचपन में 2-4 साल दिया गया, कहानी खत्म कर दिया जाएगा, ये सब आपको अशिक्षा की वजह से मिलेगा। तो बताइए क्या कारण है बिहार यूपी पंजाब, बिहार यूपी, आपको क्या नाम है एमपी, राजस्थान, इन सब में क्यों पॉपुलेशन ज्यादा आपको देखने को मिला? क्योंकि अशिक्षा। Therefore the year 2014 गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, इसलिए गवर्नमेंट ने यूथ को मोटिवेट करने के लिए, यूथ को शिक्षा ना दे मिला लेकिन उसको लिटरेट ना कहा गया, लेकिन उसको एक ट्रेनिंग दे करके उनके स्किल को बढ़ा करके उनको रोजगार की तरफ मूव किया गया ताकि आने वाला जनरेशन को सुधार सके वो। इसलिए देयरफॉर 2014 गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड मतलब क्या बोलेंगे, एक तरीके से सरकार ने एक पॉलिसी लाई जिसका नाम था नेशनल यूथ पॉलिसी। नेशनल यूथ पॉलिसी कब लॉन्च किया गया? 2014 में किया गया। इसका क्या काम था? इसका काम था कि ओवरऑल जितने भी डेवलपमेंट है यूथ का उसको बेहतर करना।
नेशनल यूथ पॉलिसी देखिए क्या है, 5 से लेकर के 29 सॉरी 5 बोले सॉरी 15 वर्ष से लेकर के 29 साल के जो युवाएं हैं उनको परिभाषित इसमें रखा गया है। समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, यानी कि ये कहता है कि फॉस्टर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी समावेशी, सब क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा क्या करना है, विकास करना है। शिक्षा को बढ़ावा देना है, कौशल प्रदान करना है और युवा आबादी को सशक्त बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, डिपेंडेंसी जो है उसको कम कर देना है। और यही हमारा एक मेन टारगेट था, गोल है युवा सशक्तिकरण और उनका समग्र विकास। नेशनल यूथ पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड 2014। किस कौन से आबादी वाले, तो 15 से लेकर के 29 साल के लोग इसमें होंगे, बच्चे होंगे, अब जो बोलना चाहे वो होंगे, और उनके विकास के लिए सरकार ने एक योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। पॉपुलेशन का संरचना का बात करें, कंपोजिशन का बात करें, कंपोजिशन किसको बोलते हैं, तो एनालिसिस ऑफ एज, सेक्स, प्लेस, बर्थ, एसिस्टेंस, यानी कहाँ पर कितनी आबादी है, कहाँ पर मतलब कितने आयु के लोग हैं, कितने कौन से लिंग है, मेल है कि फीमेल है, जन्म स्थान क्या है, निवास क्या है, जातीय विशेषता क्या है, इन सारे आधार पे हम पॉपुलेशन को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन संरचना के नाम से जानते हैं। यानी अब इसमें कंपोजिशन का हम बात कर लें तो पहला कंपोजिशन आता है, हम स्थान के आधार पर बात करते हैं, यानी ग्रामीण वर्सेस शहरी, श्रेणी, निवास स्थान, सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक। गांव, कुल जनसंख्या भारत का 68.8%, याद रखें 68.8% अभी भी हमारी आबादी गांवों में निवास करती है। गांवों में हमारी आबादी कितनी निवास करती है, 68.8 निवास करती है। गांवों की लगभग कुल जनसंख्या का बात करेंगे तो 6,40,000 आपको 867 गांव मिलेंगे। जनसंख्या असमान वितरण है, जहां बिहार और सिक्किम में आ जाइए, यहाँ गांवों में आबादी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, वहीं आप गोवा चले जाइए, वहीं आप महाराष्ट्र चले जाइए, आपको आबादी कम मिलेगी। गोवा महाराष्ट्र में गांवों की आबादी कम है, गांवों में रहने वाले आबादी कम है, जबकि गोवा बिहार और सिक्किम में आपको गांव में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, ज्यादा देखने को मिलेगी। गांव में कितने परसेंट लोग रहते हैं, तो 68.8%। फिर अर्बन में आ जाइए, अभी जब 68.8% उधर हो गया तो अप्रोक्स में बताइए 31.16 के आसपास जो है वो शहर में रहेगी। बेहतर सुविधा के कारण वहां पर बेहतर विकास होगा, विकास ज्यादा होगा तो गांवों के से निकल के लोग शहर की तरफ ज्यादा मूव करेंगे। इसके अलावा विकास दर अधिक होगा, इसलिए शहरों में लोगों का खिंचाव ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला किस आधार पर, गांव और शहर के आधार पर। दो डेटा याद रख लीजिएगा, पहली बात कि गांव और शहर में गांवों का परसेंट कितना है, 68.8%, शहर में कितने, 32.16%। एक और बात, शहर में सबसे अधिक आबादी किस राज्य में रहती है, तो गोवा में और महाराष्ट्र में, और सबसे कम कहाँ रहती है, तो बिहार और सिक्किम में। फिर आते हैं भाषा के आधार पे हमारा बंटवारा, यानी भाषा के आधार पे हम भारत में लोगों को 4 वर्गों में बांट करके रखते हैं, यानी भाषाई विविधता। हिंदी उच्च प्रतिशत वाले लोग हैं, और सबसे छोटा भाषा समूह संस्कृत है, बोडो है और मणिपुरी है, यानी कई भाषा। यानी आप पढ़ेंगे भाषा का, जब ग्रुप पढ़ेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो आप एनसीईआरटी के अंतिम हम पेज में भी आते हैं, आपको हम दिखा देंगे भाषा के आधार पर कैसे बांटा गया है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक भाषा वाले लोग कौन है, तो वो हिंदी, आपको पता होगा 40% के आसपास भारत में रहने वाले लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास ये दिया हुआ, यही हम आपको कहना चाह रहे थे। आप देख लीजिए, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। भारत में ऑस्ट्रिक जो है वह 1.38, द्रवियन 20%, सीनो तिब्बतियन 0.8% और इंडो यूरोपियन 73%। आपसे बिहार बोर्ड डिट्टो 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 सवाल पूछ देगा, डिट्टो पूछ देगा कि सबसे कम कौन है, सबसे अधिक कौन है, सबसे कम कौन है, सबसे अधिक कौन है। सबसे अधिक इंडो यूरोपियन, सबसे कम सीनो तिब्बतियन, सबसे कम सीनो तिब्बतियन। अब इसमें आपको पूछ दे किस राज्य में क्या बोला जाता है, तो भैया मेरे यहाँ दिया हुआ है, आप राज्य का नाम देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, यानी कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में भी पेज ये डाला गया है, प्लीज पढ़ लीजिएगा, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। कौन कौन राज्यों में बोला जाता है, कहाँ कहाँ क्या क्या है, कितना किसका क्या परसेंट है, ये आपके लिए हमने डेटा दे दिया। अगले वही आपको यहाँ भी है, देख लीजिए, ऑस्ट्रिक, निषाद, द्रवियन, तिब्बतियन, इंडो यूरोपियन, आपके लिए डेटा डाला हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले, प्लीज पढ़ लीजिएगा, प्लीज पढ़ लीजिएगा। रीजनल कंपोजिशन का बात करें, हम धार्मिक आधार पे डेटा का बात करें, धार्मिक आधार पे यानी धर्म के आधार पे बात करेंगे तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म सब रहते हैं। लेकिन अगर इसमें हम परसेंटेज का बात करें, आबादी का बात करें, तो उसमें सबसे अधिक जो है वो हिंदू है। हिंदू का पॉपुलेशन आबादी 827.6, ये सब 2011। आप 11 भी कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको परसेंटेज में चेंजेस मिल जाएगा। 80% के आसपास, 79% के आसपास हिंदू हैं, मुस्लिम 138, क्रिश्चियन यानी मुस्लिम की आबादी 13.5%, यानी इसको 14% के आसपास आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद क्रिश्चियन 2.3, सिख 1.9, बुद्धिस्ट 0.9, जैन 0.4, बाकी जो अदर्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं।
सबसे अधिक किसका हो गया, हिंदू आबादी हो गई। अब किताब में जाइएगा कहाँ कहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, कहाँ कम है, आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। सारा वही आपको यहाँ पर भी दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो प्रमुख कौन हो गया, प्रमुख हो गया हिंदू, और हिंदू भारत में आपको लगभग लगभग सभी राज्यों में देखने को मिल जाएंगे। मुस्लिम का बात करेंगे तो सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक, सबसे बड़ा धार्मिक धर्म के आधार पर सबसे बड़ा अल्पसंख्यक जो है वो कौन सा है, मुस्लिम है। और इसका मेनली जो आपको कंसंट्रेशन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर, मध्य पश्चिम बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और लक्षद्वीप में आपको मुस्लिम आबादी ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर पूछा जाए कि धार्मिक आधार पर सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन है, तो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन है, वो मुस्लिम है। इसके अलावा क्रिश्चियन का बात करेगा तो आपको पश्चिमी गोवा, केरला, मेघालय, साउथ इंडिया में आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। सिख का बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाले क्षेत्रों में आपको ज्यादा देखने। जैन का बात करेंगे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। बौद्ध धर्म का बात करेंगे तो महाराष्ट्र, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप राज्य का नाम याद कर लीजिएगा। धर्म के आधार पर जो राज्य में लोगों का बंटवारा है उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन क्या होता है बुआ, तो वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि काम करने वाले जो लोग हैं, जो देश की इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे उनका एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें बच्चे कौन कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, और जो एज वाले हैं वो कितने हैं। तो गौर करते हैं हम इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेन वर्कर, जो डिपेंडेंट होते हैं, यानी जो काम करते हैं, यानी जिसमें आप वर्कर एज वाले को रखते हैं, यानी कि 3 समूह में विभाजित किया गया, जिसमें मुख्य श्रमिक होते हैं। मुख्य श्रमिक उनको बोलते हैं जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करते हैं। बताइए मुख्य वर्कर कौन है, मुख्य वर्कर कौन है, मुख्य वर्कर वो है जो कब 183 दिन काम करते हैं। सीमांत कौन है, जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करते हैं। और श्रमिक कौन है, जो जिन्हें काम नहीं करते हैं, यानी जिनको रोजगार ही नहीं मिल पाता है। प्राथमिक क्षेत्र में महिलाएं श्रमिक की संख्या अधिक है, यानी कह सकते हैं कि वहां पर सबसे कम काम महिलाओं को मिला होता है, वहां पर कम काम कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें उस बेहतर मतलब उस आधार पर उन्हें आंका नहीं जाता है कि वो काम करने लायक है। इसके अलावा अगर बात करें गोवा में भागीदारी, आपको बात करें श्रमिकों का भागीदारी का बात करें, यानी कि जो मेन वर्कर है उनका भागीदारी का बात करें, सबसे अधिक भागीदारी वाला राज्य कौन है, तो वो गोवा है। यहाँ पर 39.6% है, दमन द्वीप में 49% है। सबसे बड़े भागीदारी वाले राज्य का बात करेंगे इधर, तो फिर इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, इन सबों में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन क्या है, ज्यादा है। इसके अलावा जेंडर सेंसिटिविटी का बात कर लें, लिंग संवेदनशीलता का बात कर लें। क्यों लिंग संवेदनशीलता, इसलिए क्योंकि भारत में लिंग के आधार पर भी आबादी को हमने क्या क्या सेपरेट किया हुआ है, इसको लेकर के एक दिया जाता है जेंडर सेंसिटिविटी। अब यूएनडीआर जो है हमारा, यूएनडीपी जो है एसडीआर रिपोर्ट जारी करता है, उसने बताया है कि एसडीआर रिपोर्ट ने जारी किया कि यदि लिंग को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो विकास खतरे में पड़ जाए, क्योंकि हम महिलाओं को कम आंकते हैं, महिलाओं का जन्म दर आपको कम देखने को मिलेगा, महिलाओं के प्रति लोगों का एक विचार अलग हो जाता है। इसलिए आने वाले समय में अगर आप दोनों को एक साथ नहीं प्रमोट करेंगे तो डेवलपमेंट हमारा डेंजर जोन में चला जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लिंग भेदभाव के प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं के नाम से लोगों को अवेयर किया गया कि बेटी का भी होना जरूरी है, बेटी को बढ़ावा देना, बेटी को पढ़ाई करना ये भी जरूरी है। इसलिए आपको ये बात दिमाग से निकाल देनी होगी कि सिर्फ मेल ही जरूरी है, एक सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए मेल और फीमेल दोनों हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप समझ में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर से संबंधित अगर कोई डाउट हो, चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप कांटेक्ट कर लीजिएगा आर्ट्स पाठशाला, या फिर अगर आपको लगे कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑफिस आ सकते हैं, क्लास आ सकते हैं। फिर वही बात, अगर कोई बच्चे अपना टेस्ट दे करके अपनी स्थिति को जानना चाहते हैं तो जुड़िएगा हमारे परीक्षण टेस्ट सीरीज के माध्यम से, अपने आप को आकलन करिए और फ्री में ये टेस्ट आकर के अपनी स्थिति को पहचान पाइए। तो इसी वीडियो के अब एमसीक्यू आपको आज रात में मिल जाएगा, यानी रात के 8:30 बजे लाइव आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, तो जरूर पढ़ लीजिए अभी, फिर इसका एमसीक्यू बना लीजिएगा। मिलते फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।